Hello dear students. So as we are studying under NEET the chapter body fluids and their circulation. इसमें हमने ब्लड के दोनों कंपोनेंट स्टडी किए. पहला तो प्लाज्मा कंप्लीट किया एंड सेकेंडली वी स्टार्टेड विद फॉर्म्ड एलिमेंट्स दैट इज द ब्लड सेल्स, जिसमें हमने आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी ये टॉपिक कंप्लीट किया. एक लास्ट टॉपिक मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, एक्चुअली ये हम फर्दर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस चैप्टर में पढ़ने वाले, बट स्टिल मैंने बोला था कि लिम्फोसाइट्स दैट इज अ टाइप ऑफ अग्रैन्युलोसाइट्स, राइट? द डब्ल्यूबीसी साइटोप्लाज्म विदाउट ग्रैन्यूल्स. In granulocytes, one of the type is lymphocytes. These lymphocytes are of two types, T lymphocytes and B lymphocytes, right? So I told you that these both type of lymphocytes gives us immunity. That is, they protect our body cells and the tissues from infection from any kind of bacteria or viruses. Okay. So now you'll ask me then corona के against क्यों नहीं? Again, it depends on our immune system. जो बार बार न्यूज में दिखा रहे हैं कि अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, मींस इफ योर टी एंड बी लिम्फोसाइट्स आर गुड इनफ टू फाइट विद द कोरोना वायरस, यू विल नॉट कम टू नो ऑल्सो के इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है. समझे? सो आई टोल्ड यू दैट टी लिम्फोसाइट गिव्स अस सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. Whereas B lymphocytes gives us antibody mediated immunity. Now mediated means with the help of, that is, ये जो T cells है, they gives us immunity. Immunity means resistance power of the body against the pathogens. Pathogens means germs which can cause disease in our body, right? So with the help of the cells, the T lymphocytes helps to give us immunity. Means what? जैसे ही हमारे बॉडी सेल्स या टिश्यू इन्फेक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ एनी बैक्टीरिया और वायरस, टी लिम्फोसाइट्स गेट स्टिम्युलेटेड टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. मतलब ये टी लिम्फोसाइट से डिवाइड होकर डिफरेंशिएट होते हैं. अगेन स्टूडेंट्स, मैं बार बार ये वर्ड समझाती हूँ तुम लोगों को. डिवाइड मीन्स यू नो, सपोज एक टी लिम्फोसाइट दो बगे और दो के चार बन गए, मतलब चार टी लिम्फोसाइट्स डॉटर टी लिम्फोसाइट्स बन गए. वो मैच्योर होने के बाद डिफरेंशिएट होते हैं, मतलब हर एक का स्पेसिफिक फंक्शन एंड रोल होगा. ओके, सो हियर आई राइट द नेम्स, दैट इज किलर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स एंड मेमोरी टी सेल्स. समझ में आया? तो जैसे ही हमारी बॉडी में इंफेक्शन होता है ड्यू टू जर्म्स, टी सेल्स गेट स्टिम्युलेटेड टू डिवाइड एंड डिफरेंशिएट इनटू फोर टाइप ऑफ सेल्स: किलर सेल्स, हेल्पर सेल्स, सप्रेसर सेल्स एंड मेमोरी सेल्स. किलर सेल्स डायरेक्टली वो पैथोजन को किल करते हैं, दैट इज डिस्ट्रॉय करते हैं. हेल्पर्स इनको हेल्प करते हैं उसको किल करने में. सप्रेसर सेल्स सप्रेसेस द टी सेल्स एक्टिविटी अगेंस्ट अदर बॉडी मैकेनिज्म. मतलब ये टी सेल्स को सिर्फ और सिर्फ जर्म्स किलिंग मैकेनिज्म में इन्वॉल्व करते हैं और बाकी के सारे जो भी बॉडी फंक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं माइनर, उनको वो करने के लिए सप्रेस कर देते हैं. ओके, फाइनली बचे कौन? मेमोरी सेल्स. मेमोरी सेल्स इन तीनों में से एक भी काम नहीं करता. ना वो पैथोजन को डिस्ट्रॉय करता है, ना डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है, ना बाकी के बॉडी फंक्शंस को सप्रेस करता है. ये सिर्फ जर्म को याद रखता है. जर्म को मतलब उसके एंटीजेन को. आई हैव टोल्ड यू एंटीजेन्स आर द स्पेशल प्रोटीन्स ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी सेल्स. जो हमने आरबीसी में पढ़ा था, एंटीजन ए की वजह से ब्लड ग्रुप ए होता है, राइट? वैसे ही जर्म्स दैट इज बैक्टीरिया हो या वायरस हो, वो भी एक टाइप के सेल है. अब वायरस इज नॉट अ सेल एक्चुअली, वो बॉडी में आने के बाद हमारी सेल में मशीनरी यूज करके फिर हमको इन्फेक्शन करता है. इसीलिए हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट बहुत क्विकली एक्ट करती है. बट वायरल इन्फेक्शन हुआ तो हमारी इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक पड़ जाती है, क्योंकि वायरस इज नॉट अ सेल, इज नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. वो बॉडी में आने के बाद हमारी ही सेल को यूज करता है, इसलिए हमारे इम्यून सिस्टम को थोड़ा डिफिकल्ट जाता है उसको आइडेंटिफाई करके उसके साथ फाइट करने. ओके, तो स्पेशली अगर बैक्टीरिया बोलेंगे, बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन पे भी एंटीजेंस होते हैं. हर सेल के सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे एंटीजेंस होते हैं. तो ये है बैक्टीरियल सेल. तो ये जो है ना मेमोरी टी सेल्स, ये एंटीजन को याद रखते हैं. अब हर बैक्टीरिया अलग होता है और उसका एंटीजन भी अलग होता है. तो फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बैक्टीरिया फॉर टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. ऐसे टीबी कॉज करने वाले बैक्टीरिया का नाम है. अब टीबी बैक्टीरिया के एंटीजेंस स्पेसिफिक होंगे ना, वही एंटीजेंस
स्वाइन फ्लू, सॉरी स्वाइन फ्लू वायरस की वजह से होता है, another bacterial disease, suppose the bacteria which is causing loose motion, उसके एंटीजेंस अलग होंगे, द बैक्टीरिया कॉजिंग ट्यूबरकुलोसिस, उसके एंटीजेंस अलग होंगे। तो मेमोरी सेल इनको मेमोराइज रखते हैं, याद रखते हैं। अब इन सम केसेस द मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी आर परमानेंट and in some cases, that means in case of some bacterial infections, the memory cells produced are temporary. तो जो परमानेंट मेमोरी सेल्स है वो परमानेंटली हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, वेदर इट इज इन स्मॉल नंबर बट दे आर परमानेंटली प्रोड्यूस्ड एंड रिमेन इन अ बॉडी। तो अगले टाइम, एवरी नेक्स्ट टाइम जब हमको वो इन्फेक्शन होगा, मेमोरी सेल इमीडिएटली एक्टिवेट होंगे, दे विल एक्टिवेट द अदर टी सेल्स एंड इमीडिएटली बिफोर दोज बैक्टीरियाज और जर्म्स विल मल्टीप्लाई, दे विल बी किल्ड। वैक्सीनेशन में क्या होता है, परमानेंट मेमोरी सेल्स ही जनरेट किए जाते हैं, समझ में आया। बट देयर आर सम वैक्सीन जो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने टाइफॉइड का वैक्सीनेशन लिया है, टाइफॉइड का वैक्सीनेशन डिपेंड करता है या तो सिर्फ 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए ही वो यूजफुल होता है। मतलब आफ्टर एवरी 6 मंथ्स आपको वापस वैक्सीन लेना पड़ेगा, वापस मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, क्योंकि वो मेमोरी सेल्स क्या हो गए, टेम्पररी, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम लेना, समझे। लेकिन जब तुम पोलियो का वैक्सीन लेते हो वो परमानेंट है, क्योंकि परमानेंटली तुम्हारी बॉडी में मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, समझे। ओके, मैं बहुत ही ज्यादा डिटेल में आ जा रही, हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में। फिलहाल के लिए आई होप यू अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ सेल्स हाउ वी गेट इम्यूनिटी, हाउ वी गेट द पावर टू फाइट विद जर्म्स। बी लिम्फोसाइट्स गिव्स एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, मतलब ये जो बी लिम्फोसाइट्स है वो एक स्पेशल सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको बोलते हैं प्लाज्मा सेल्स। एंड फिर ये प्लाज्मा सेल्स एंटीजन के खिलाफ एक स्पेशल प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज एंटीबॉडी। अगर ये है एंटीजन तो ये होगा एंटीबॉडी का शेप, आर यू गेटिंग दैट। तो करेक्टली ये एंटीबॉडी एंड ये एंटीजन लॉक हो जाएंगे। अब ये एक एंटीबॉडी, ये दूसरा एंटीबॉडी, ये तीसरा एंटीबॉडी ने मिलके कितने एंटीजन्स को एक साथ लाया, मतलब कितने बैक्टीरियल सेल को एक साथ लाया, 3। जैसे ही यहाँ पे ये क्लस्टर ऑफ एंटीजेंस, मतलब इट इज कॉल्ड एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, इट इज कॉल्ड एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जैसे ही तैयार हो गया, ग्रैन्युलोसाइट्स में जो न्यूट्रोफिल सेल्स है, न्यूट्रोफिल्स वी हैव स्टडीड, दे गेट एक्टिवेटेड। न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे आते हैं और उसको एनगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं, समझ में आया। फैगोसाइटोसिस, आई टोल्ड यू, दे फैगोसाइटोसिस इट मींस दे ईट इट अप, ये कॉम्प्लेक्स को, मतलब एट ए टाइम 3, 4, 5 जितने भी होंगे उधर वो बैक्टीरियल सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, समझे। सो दे गिव सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड दे गिव antibody mediated immunity. Okay, so students, with this we are done with the second component of the blood cell, that is WBCs. Let us start with the third component. ये लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स में भी नहीं होगा, क्योंकि ये हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बोर्ड्स के। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस चैप्टर जो हम बोर्ड्स में पढ़ेंगे, सेम विल बी देयर फॉर नीट, ज्यादा कुछ डिटेल में इसमें नहीं है। अब the third formed elements of the blood are platelets. सबसे पहले the diameter of platelets is 1/5 the diameter of RBCs. Means the size of the platelets is 1/5 less than the size of RBCs as per the diameter. Second, the platelets are produced from the megakaryocytes of the bone marrow. ये हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है। They are produced from the megakaryocytes of the stem cells of the bone marrow. Next, their count 1.5 lakh to 3.5 lakh per cubic millimeter of blood. मतलब in cubic millimeter of blood there are 1,50,000 to 3,50,000 platelets. Increase in the number of platelets than the normal number is called thrombocytosis, because the scientific name of the platelets is thrombocytes. So increase in the number of platelets than the normal count is thrombocytosis, and what will be the decrease than the normal count? Thrombocytopenia.
अब चाहिए ये वर्ड्स अच्छे से माइंड में फिट होंगे. साइटोसिस मीन्स इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, पीनिया मीन्स डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स. क्या होगा दोनों में? अगर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, द प्लेटलेट काउंट इज लेस देन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी, देन इट विल लीड इन हीमोफीलिया, दैट इज bleeding, excessive bleeding. Clotting time and bleeding time will be more. Normally 1 to 4 minutes में clotting होना चाहिए या 5 to 8 minutes में clotting होना चाहिए and 1 to 4 minutes bleeding time होना चाहिए. Are you getting that? तो bleeding माइनर भी कट लगते हैं. ऐसे पेशेंट में माइनर भी कट लग गया तो बहुत हेवी ब्लड फ्लो होता है फॉर अ लॉन्गर टाइम, क्योंकि उनमें प्लेटलेट्स आर लेस. Whereas thrombocytosis में increased level of platelets will cause unnecessary internal clots. मतलब ब्लड वेसल्स में क्लॉट्स बनेंगे ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स दैट विल स्टॉप द प्रॉपर ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द बॉडी ऑर्गन्स. समझ में? सो बोथ द कंडीशंस आर नॉट गुड. अब हीमोफीलिया के लिए रीजंस है काइंड ऑफ विटामिन के का डेफिशिएंसी. यस, हीमोफीलिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज रॉयल डिजीज, क्योंकि इंग्लैंड के जो रॉयल हाउस है, क्वीन क्या वो गेटिंग दैट, तो वहां पे फ्रॉम द फीमेल्स इट इज इनहेरिटेड टू देयर, दैट इज फ्रॉम ग्रैंड मदर इट इज इनहेरिटेड टू द ग्रैंड सन्स. आर यू गेटिंग दैट? क्यों? ये भी हम पढ़ने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर में. ओके, समझे? सो दिस इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. मतलब फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स जनरेशन the disease is not inherited to the children, it is inherited to the grandchildren. criss cross inheritance. एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में नहीं, एक जनरेशन स्किप हो गया अगले जनरेशन में जाता है वो डिसऑर्डर. ओके, ये सब हम पढ़ेंगे, हमें आगे ऐसे ही चैप्टर्स, इंटरेस्टिंग चैप्टर्स अबाउट 12th स्टैंडर्ड. ओके, सो ये था इन जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट प्लेटलेट्स. व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द प्लेटलेट्स? ऑब्वियसली क्लॉटिंग ऑफ ब्लड और कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड, which is not a simple process. The coagulation of blood includes coagulation cascade. Includes coagulation cascade. Here cascade means various enzymatic reaction to activate clotting factors. I think I told you in some previous lecture that there are 13 clotting factors in human body. Clotting factors means either they are special proteins or they are minerals or they are vitamins. जैसे कि विटामिन के एक clotting factor है, the mineral calcium ions एक clotting factor है, प्लाज्मा में होता है प्रोथ्रम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन, ये भी clotting factors हैं. Are you getting that? तो ये जो भी clotting factors है नॉर्मली दे आर इन इनएक्टिव फॉर्म, क्योंकि नॉर्मल जब अभी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है तब क्लॉटिंग नहीं होना चाहिए. आफ्टर अ इंजुरी और एनी डैमेज टू द टिश्यू और द प्लेटलेट्स ओनली द क्लॉटिंग फैक्टर्स गेट एक्टिवेटेड बाय सर्टेन केमिकल रिएक्शंस दैट इज कॉल्ड कोएगुलेशन कैस्केड. दिस कोएगुलेशन कैस्केड इन्वॉल्व्स इंट्रिंसिक पाथवे एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे. लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज दैट फर्स्ट. Now, as I told you, the clotting factor remains in inactive form until and unless the body functions are going normal. But when the tissue or the blood vessel gets damaged or accidentally any trauma is happening to the body tissues, then only these clotting factors get activated by intrinsic pathway and extrinsic pathway. What is that? Whenever there is damage to any tissue, simple है, कट लग गया, getting that is tissue, the skin tissues gets damaged. Damaged tissue produces a chemical that is called tissue factor. This tissue factor produced by the damaged tissue will begin
enzymatic reaction. Various type of enzyme reaction will take place to form factor 10. To form or to activate factor 10 ये enzyme reactions होते हैं. Factor 10 जैसे ही activate होता है, प्लाज्मा में जो inactive proteins है, that is prothrombin will convert into thrombin, then the thrombin will convert fibrinogen into fibrin, and fibrin along with platelets will form a coagulation network to stop the bleeding. समझे? वो हम आगे पढ़ेंगे. लेकिन सबसे पहले factor 10 activate होना is necessary. Just a sec. At the same time, when the tissue gets damaged, tissue damage हो रहा है, tissues के अंदर blood vessels है, blood vessel भी rupture हो रहा है, blood vessel के अंदर platelets है, तो वो जो injury है वो platelets तक effect दिखाती है, right? So the platelets after injury or any trauma, a sudden jerk, क्योंकि many times, sometimes the bleeding is not external, the bleeding is internal also. जैसे कभी-कभी ऐसे हो जाता है, भागते भागते या कुछ घर के काम करते जोर से एक जर्क लगता है, जिससे इधर रेड रेड हो जाता है, थोड़ा स्वेलिंग हो जाता है, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है. लेकिन वो इंटरनल ब्लीडिंग विल कॉज इंजुरी टू द प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स भी अपना कोएगुलेशन फैक्टर रिलीज करेंगे. ओके, सो द इंजर्ड प्लेटलेट्स और द ट्रॉमेटिक प्लेटलेट्स विल रिलीज प्लेटलेट फैक्टर, मीन्स अ केमिकल रिलीज्ड बाय द इंजर्ड प्लेटलेट्स. Will also begin enzymatic reactions to again stimulate or form the factor 10. So if you see here, factor 10 is the clotting factor which will further activates the other clotting factors, right? So to activate the clotting factor 10, tissue have done various chemical reactions, enzymatic reactions, which is called extrinsic pathway. क्योंकि टिश्यू के थ्रू एक्टिवेशन हो रहा है क्लॉटिंग फैक्टर्स. वेरस प्लेटलेट्स, ब्लड वेसल के अंदर जो प्लेटलेट्स है वो भी सेम एंजाइमेटिक रिएक्शन करके फैक्टर 10 को एंड अगले आने वाले क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट कर रहे हैं. सो दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक पाथवे. But when they come here to activate the factor 10, do they converge to begin common pathway? क्योंकि इसके आगे का एक्शन सब सेम होगा. That is factor 10 will convert prothrombin of the plasma, prothrombin into thrombin. Thrombin will activate fibrinogen into fibrin. Fibrin along with platelets, ये है fibrin network and ये है अंदर platelets, will form a clot or scum or coagulum to stop the bleeding. समझे? तो ये है common pathway where intrinsic and extrinsic pathway converge together to begin the common pathway. समझ में आया? Means at certain point the extrinsic and intrinsic pathway converge, means meet to become a common pathway. समझे स्टूडेंट्स? तो ऐसे हमारी बॉडी में 13 clotting factors है which are involved in enzymatic reactions and in the actual clotting process. समझे? So let me draw the actual extrinsic and intrinsic pathway here. I will explain you that and then we'll discuss which are the 13 clotting factors in our human body, where they are produced and in which phenomenon or in which pathway they are involved. Some clotting factors are involved only in extrinsic pathway. Some clotting factors are involved only in intrinsic pathway, whereas some are involved in common pathway. समझ में आया? Okay. So first, I will draw the proper diagram of coagulation cascade showing intrinsic, extrinsic, and common pathway. I'll just draw it fast. Okay, students. So this is the coagulation cascade, which includes extrinsic pathway on this side, intrinsic pathway on this side, which both converge to form a common pathway. Okay. So students, here सबसे पहले
Before studying this common pathway, just see this diagram properly and draw it in your notebook. ये डायग्राम में एंड में एक और लास्ट पॉइंट ऐड होने वाला है, ये डायग्राम है, बट पहले ये डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर लो, बिकॉज आई एम गोइंग टू राइट मेनी थिंग्स ओवर हियर नाउ, सो आई एम गिविंग यू टाइम टू ड्रॉ दिस डायग्राम. ओके, सो प्लीज सी इट एंड ड्रॉ इट. Now, here first we'll talk about extrinsic pathway. As I told you, ये जो ब्लू कलर के ग्रुप ऑफ सेल्स मैंने दिखाए हैं, दैट इज अ टिश्यू जो यहाँ पे टेयर हो गया है, कट हो गया है, मीन्स इट इज अ इंजर्ड टिश्यू और यू कैन से डैमेज्ड टिश्यू, राइट. डैमेज्ड टिश्यू रिलीजेस टिश्यू फैक्टर 3 which is called as thromboplastin. Are you getting me? The damaged tissue releases a tissue factor 3 called as thromboplastin. This tissue factor 3 converts into factor 7, that is tissue factor complex. Why it is called a complex tissue factor 7? Because if you see, ये जो tissue factor 3 है, जैसे ही रिलीज हो गया, various chemical activities begin here. जैसे कि calcium ions and clotting factor 8 reacts to each other. That is, these two enzymes react along with this tissue factor to form a complex structure that is factor 7. This factor 7 then activates the factor 10 and enters in common pathway. समझ में आया? On the other hand, when we'll talk about intrinsic pathway, मैंने टिश्यू के नीचे ये ब्लड वेसल्स निकाले, जो दो निकाले वो है ब्लड वेसल. ब्लड वेसल के अंदर ब्लड है, ब्लड में ये जो रेड सेल्स मैंने दिखाए हैं, ये है प्लेटलेट्स. व्हाट दीज आर? platelets. So the tissue gets damaged, at the same time the blood vessel also gets cut. Are you getting that? Cut and open or leaked. So these damaged platelets releases platelet factor 3, along with that the calcium ions and the clotting factor 8 and 9 together reacts with the activated proenzymes, that is called the factor 12. Damaged platelets produces platelet factor 3 and activated proenzymes from the platelets, that is factor 12. So this factor 12 converts into factor 10, that is activator complex. ये जो factor 10 activator complex है, ये factor 12 plus calcium ions plus platelet factors 3 plus 8 and 9 इतने सारे मिलके एक complex enzyme बनता है, that is factor 10 activator complex, जो फैक्टर 10 को एक्टिवेट करेगा. आर यू गेटिंग मी? मतलब एक्सट्रिंसिक पाथवे से फैक्टर 7 विच इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू फैक्टर एंड इंट्रिंसिक पाथवे से फैक्टर 10 एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स, बोथ विल एक्टिवेट फैक्टर 10 and will enter into common pathway. As soon as the factor 10 gets activated, are you getting that? It converts into it activates the another factor, that is prothrombinase. When the prothrombinase gets activated, the prothrombinase converts prothrombin into thrombin. Then the thrombin converts fibrinogen into fibrin. Fibrin are the fiber-like, thread-like structures which reaches the injured tissue. ये है fibrin threads. मैंने बोला ना एंड में ऐड होने वाला है. In which the platelets coming from the blood gets stuck and closes this injured part. Are you getting that? Blocks this injured part. So this thing which is formed here is called, I will write here, clot or scum or coagulum. So network of fibrin threads in which the platelets are clogged. Clogged means blocking the wound, the injury, and stops bleeding. समझ में आया students? So intrinsic pathway and extrinsic pathway together helps in the formation of platelet plug. ये जो clot है, scum है या coagulum है, इसको एक और नाम है platelet plug. जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिकल सॉकेट होता है जिसमें प्लग फिक्स करते हैं, वैसे ही ये फाइब्रिन थ्रेड्स है नेटवर्क
जिसमें प्लेटलेट्स प्लग हो चुके हैं, दैट इज व्हाट वी कैन से फिक्स हो चुके हैं टू फॉर्म अ क्लॉट. समझे स्टूडेंट्स? सो इन दिस वे ब्लीडिंग इज स्टॉप्ड. दिस इज कोएगुलेशन कैस्केड. बट यहाँ पे सिर्फ प्लेटलेट प्लग डजंट हेल्प टू स्टॉप द ब्लीडिंग. एक और फिनोमिनन होता है वैस्कुलर स्पैज्म. व्हाट इज वैस्कुलर स्पैज्म? इफ यू सी, ये जो ब्लड वेसल मैंने यहाँ पे दिखाया है, मैंने 2 एरोज दिखाए हैं. इज दिस एरो शोइंग द डायमीटर? यहाँ पे डायमीटर थोड़ा बड़ा है, बट जहाँ पे इंजुरी है वहां पे डायमीटर छोटा है. ये जो ब्लड वेसल है, इंटरनली दे आर लाइंड विथ स्मूथ मसल्स. दे आर लाइंड विथ स्मूथ मसल्स. जैसे ही कोएगुलेशन कैस्केड बिगिन होता है, ये जो वेरियस एंजाइमेटिक एक्टिविटीज चलते हैं, दे स्टिमुलेट द स्मूथ मसल्स of the blood vessels and the blood vessel gets constricted, means diameter decreases temporarily, so the bleeding flow will also reduce. समझ में आ रहा है? मतलब ब्लड जो यहाँ पे पहुंच रहा है वो भी कम फ्लो होगा, and at this plug the blood going out will also be stopped. समझे स्टूडेंट्स? So the coagulation cascade includes 2 processes: formation of platelet plug and vascular spasm. Spasm means reduction in the diameter of blood vessels temporarily due to these various enzymatic activities. Okay, and formation of platelet plug includes extrinsic pathway, intrinsic pathway and common pathway. So I hope you understood. देखो, फैक्टर 10 सबसे पहले एक्टिवेट होना चाहिए ये कॉमन पाथवे बिगिन होने के लिए. फैक्टर 10 एक्टिवेट होता है 2 एंजाइम कॉम्प्लेक्स की वजह से. मींस 2 एंजाइम्स जो बहुत सारे केमिकल्स के मिलके बने हैं. पहला एंजाइम है फैक्टर 7, दैट इज अ टिश्यू फैक्टर कॉम्प्लेक्स व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन टिश्यू फैक्टर 3, कैल्शियम आयंस एंड क्लॉटिंग फैक्टर 7. दूसरा जो है फैक्टर 10 को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए, उसका नाम ही वही है, फैक्टर 10 एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स. वेरियस एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रिजल्ट है. ये बना है इन सब की वजह से. किन की वजह से? एक्टिवेटेड प्रोएंजाइम दैट इज फैक्टर 12 reacts with calcium ions, platelet factor 3 and clotting factor 8 and 9 to form factor 10 activator complex. समझे? एंड जैसे ही दोनों तरफ से फैक्टर 10 एक्टिवेट हो गया, कॉमन पाथवे begins to form platelet plug or scum or coagulum. ओके, अब ये जो प्लेटलेट प्लग है ये ब्लड फ्लो स्टॉप करेगा. कंस्ट्रिक्टेड ब्लड वेसल दैट इज वैस्कुलर प्लाज्म ब्लड फ्लो रिड्यूस करेगा. राइट? आफ्टर फ्यू डेज और जस्ट 1 or 2 days आफ्टर, इफ इंजुरी इज माइनर, ये जो प्लेटलेट प्लग है इट विल टर्न इनटू स्कार. एक ब्लैक कलर का लेयर बन जाता है. तो ये जितने भी प्लेटलेट्स यहाँ पे वो डेड हो जाते हैं एंड इट फॉर्म्स अ स्कार व्हिच गेट्स रिमूव्ड. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट कोएगुलेशन कैस्केड. एंड एज आई टोल्ड यू, ये जो मैंने बोला है फैक्टर 8, 9, 10, ये जे भी टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स है. इसका मैं टेबल अब तुम लोगों को दिखाऊंगी. जस्ट गो थ्रू इट, यू विल इजीली अंडरस्टैंड इट. So students, this is a table showing clotting factors. The first clotting factor is factor 1. Its name is fibrinogen of the plasma. Means fibrinogen is known as factor 1. Source means where it is produced. It is produced from the liver. And it takes part in the common pathway. जो हमने अभी पढ़ा है, right? It takes part in the common pathway. Second, factor 2 is prothrombin of the plasma. Again produced in the liver. It also take part in the common pathway of the coagulation cascade. Factor 3 is known as tissue thromboplastin or tissue factor. I have told you this when I was explaining the coagulation cascade. It is produced from the, that is source. It is produced from the damaged tissues and activated platelets. Activated platelet means after injury the platelets which gets activated. It takes part in the extrinsic pathway. Okay. Next is factor 4. That is nothing but the calcium ions of the plasma. We get this, means the source of the calcium ions is from the diet, that means the food which we eat. Cabbage is a very good source of the calcium. Then from the bones and again from the platelets also. They take part, if you see in the coagulation cascade, the calcium ions takes part in the extrinsic, intrinsic as well as common pathway. Okay. The next, factor 5 is also called as labile factor
or accelerator globulin. It is produced from liver and platelets. It takes part in extrinsic and intrinsic pathway. Next is factor 6. Actually there is no factor 6. The prothrombinase is a combination of activated factor 5 and 10, जिसको wrongly factor 6 बोलते हैं, but factor 6 as such exist नहीं करता. It is actually the combination of prothrombinase, that is it is a combination of factor 5 and 10. Next is factor 7. It is called a stable factor. देखो ऊपर जो factor 5 है that is labile factor. Factor 7 जो है stable factor और pro-convertin also it is called. Labile means it fluctuates. इसका जो proportion है body में कम ज़्यादा होते रहता है. But stable factor means it is consistent in the body. Okay. So stable factor that is pro-convertin is produced from the liver. It takes part in the extrinsic pathway. Factor 8 is also called as anti-hemophilic factor A. Means it helps in anti-hemophilia. Hemophilia means bleeding. Anti means it stops bleeding. Produced from the liver and it takes part in the intrinsic pathway. Factor 9 is also called as Christmas factor. Name of the scientist है, Christmas पे discover नहीं हुआ ये. Christmas factor और plasma thromboplastin component और anti-hemophilic factor B. Are you getting that? It is also produced in the liver and takes part in the intrinsic pathway. Next factor 10, it is called as Stewart factor. Name of the scientist Stewart. और Prover factor और thrombokinase. मतलब ये scientist ने इसको discover किया. That is thrombokinase is the factor 10. Produced in the liver, takes part in extrinsic and intrinsic pathway. क्योंकि extrinsic and intrinsic दोनों pathway इसको ही तो activate करते हैं ना, तब जाके common pathway begin होता है. Factor 11 that is plasma thromboplastin. Antecedent or anti-hemophilic factor C it is called as. So anti-hemophilic factor A, anti-hemophilic factor B and anti-hemophilic factor C are mainly involved in the common pathway जो मेन ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं. समझे? एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे सिर्फ ये फैक्टर्स को एक्टिवेट करते हैं, तो मेन काम इन फैक्टर का, इसलिए इनको स्पेशली एंटी हीमोफिलिक फैक्टर्स बोलते हैं. सो फैक्टर 11 इज प्रोड्यूस्ड इन द लीवर, टेक्स पार्ट इन द इंट्रिंसिक पाथवे. फैक्टर 12 इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेगमन फैक्टर, प्रोड्यूस्ड इन द लीवर, टेक्स पार्ट इन इंट्रिंसिक पाथवे. एंड फैक्टर 13 कॉल्ड एज फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर. मतलब ये जो फैक्टर है फाइब्रिन को स्टेबल रखता है, फाइब्रिन थ्रेड्स में कन्वर्टेड रखता है ताकि प्रॉपर नेटवर्क बन पाए. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर एज वेल एज प्लेटलेट्स एंड टेक्स पार्ट इन कॉमन पाथवे. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द टेबल फॉर 13 clotting factors. If you'll observe one thing, the clotting factors are numbered in Roman number only. Take care of that thing whenever you are mentioning about them. Okay? So ये चार्ट भी अपने नोटबुक में लिख लो. आज का कोएगुलेशन कैस्केड भी नोट डाउन कर लो. Okay? Remaining part, that is in the next lecture, we're going to start with the topic human heart. Thank you.